लिखिए पार्ट 5 नेक्स्ट, संविधान का भाग 5। जिसमें हम पढ़ेंगे संघ के बारे में। सबसे बड़ा भाग है आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक। इसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक। संविधान के भाग 5 में हम लोग पढ़ेंगे। प्रोविजन किया गया है यूनियन संघ के बारे में, जो है संविधान का भाग 5। जिन स्वतंत्र अंगों के बारे में हमने बात किया था, जो 3 इंडिपेंडेंट बॉडी के बारे में हम बात किया था, उन्हीं तीनों इंडिपेंडेंट बॉडी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कहने का मतलब, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संघ की कार्यपालिका, यानी एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन, संघ की कार्यपालिका, जो होगी आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक। फिर हम पढ़ेंगे संघ की विधायिका, जिसकी चर्चा होगी आर्टिकल 79 से लेकर के। फिर पढ़ेंगे संघ की न्यायपालिका, इन तीनों स्वतंत्र अंगों के बारे में हम बात करेंगे भाग 5 में। तो अगर हम आपसे बात करें संघ की कार्यपालिका, तो किस किस से मिल के बनी हुई है, तो हम बता दें कि बनी हुई है भारत के राष्ट्रपति से, भारत के राष्ट्रपति से, भारत के उपराष्ट्रपति से, इसी में संघ का भारत का महान न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ का मंत्रिपरिषद, भारत का महान न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इनसे मिलकर के बनी है संघ की कार्यपालिका। कहने का मतलब, भाग 5 में हम शुरुआत में ही पढ़ेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संघ के मंत्रिपरिषद और भारत के महान न्यायाधीश के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद संघ की जो विधायिका है वो कहाँ से चलती है? संसद से चलती है। और जो हमारी संसद है वो मिलकर बनी है किससे? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। तो संसद, लोकसभा, राज्यसभा के बारे में हम पढ़ेंगे। विधायिका में लेजिस्लेचर, इसी को कहते हैं लेजिस्लेचर। अब यदि हम न्यायपालिका के बारे में बात करें, संघ की न्यायपालिका के बारे में बात करें, तो चलती है सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय से। एक 148 से लेकर होता है भारत का नियंत्रक महालेखा, लेखक परीक्षक, जिसे कहते हैं CAG। भारत का नियंत्रक महालेखक परीक्षक CAG या ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG। नोट करेंगे।
चलिए शुरू करते हैं संघ की कार्यपालिका के बारे में। संघ की कार्यपालिका और संघ की कार्यपालिका में हम बात करते हैं सबसे पहले अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति पहला पॉइंट, भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या भारत का राष्ट्रपति। आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक, आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक, आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक प्रावधान किया गया भारत के राष्ट्रपति के बारे में, अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के बारे में। लिखेंगे आर्टिकल 52 या अनुच्छेद 52 जो कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रपति का पद, भारत के राष्ट्रपति का पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है या किस आर्टिकल में किया गया है, तो ध्यान रखेंगे तो दैट इज आर्टिकल 52 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात 52 में। अगला आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53, आर्टिकल 53 संविधान का अनुच्छेद 53। अरे हो रहा है उसी में आराम से करते रहे, चलते रहे ताकि होता रहे, लिखते रहे, पढ़ते रहे, समझते रहे। हाँ संघ की कार्यपालिका की संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। तो कहने का मतलब संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष सदस्य कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में क्या होती है? निहित होती है। आर्टिकल 54 में देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल।
भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। ठीक, अच्छा, ये पोस्ट हम लोग कहाँ से लिए थे? अमेरिका से लिया था। और राष्ट्रपति का निर्वाचित मंडल भी आर्टिकल 54 में दिया गया है और कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भारत की जनता नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से कौन पार्टिसिपेट करेगा? कौन कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से पार्टिसिपेट करता है? देखिए, लिख लीजिए, संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, इसका मतलब है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। इसके अलावा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लाइट नहीं है ना, या इलेक्टेड मेंबर ऑफ अगला दिल्ली एवं पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली एवं पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि क्या होती है? ये है आर्टिकल 55 में। निर्वाचन की विधि, निर्वाचन की प्रक्रिया। इस निर्वाचन की प्रक्रिया को कहा जाता है एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। तो कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोट सिस्टम। इनडायरेक्ट, और याद कीजिए, हमने फॉरेन सोसाइटी में या संविधान के विधि स्रोतों में हमने लिखा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो विधि है वो कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। अगला आर्टिकल 56 में है, आज बढ़ जाएगा, ब्रेक लगा दी। यहाँ सुनो, जैसे हम ऑनलाइन लिखवा रहे तो हम क्या करेंगे, इसके बारे में जरूर कुछ बोलने लायक रहेगा, बोलेंगे। अंत आपको बस याद कर लेना होगा 56 में क्या है, 55 क्या है। 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया और प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। ठीक है। फिर राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन 57 में जरा सुनो ध्यान से कि अब जो इम्पोर्टेंट है उसी का डिस्कशन करेंगे, बाकी को लिखवा दें। राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन मतलब एक बार और निर्वाचन, और क्या पुनः निर्वाचन दोबारा बात कुछ इसे दिमाग लगाओ निकल जाएगा। तो जो चीज समझाने लायक रहेगा हम वही समझाएंगे। जैसे मान लो 57 है, ये इम्पोर्टेंट रहेंगे तो नहीं इसको लिखवाएंगे। अब सुनिए, लिखिए ध्यान से। राष्ट्रपति पद के लिए
पद के लिए योग्यताएं। अब जैसे क्या है समझना है, राष्ट्रपति पद पर स्थित होने के लिए या बनने के लिए क्या क्या पद योग्यताएं होनी चाहिए। पहला कंडीशन क्या है, वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वह व्यक्ति अब क्या समझाना है बताओ, कुछ समझाने वाली बात नहीं। राष्ट्रपति पद के लिए 59 वैसे मैं बता दे रहा हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें हैं 59 में, कार्यालय की शर्तें वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब इसमें क्या समझाने वाली बात है। अब लिखेंगे आर्टिकल 60, जिसमें है राष्ट्रपति को शपथ। ठीक, अभी में राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं हैं, आपको है 4-5 योग्यताएं हैं, उसको केवल पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो समझाने लायक रहेगा, जो जटिल रहेगा मैं समझाता रहूंगा, और जो इम्पोर्टेंट है मैं वही लिखवाऊंगा। सारा आर्टिकल मैं नहीं लिखवाऊंगा। इसमें है आर्टिकल 60 में क्या है, राष्ट्रपति की शपथ। नोट कर लीजिए। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलवाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसको हम कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तब क्या होगा, तो उसका जो सबसे सीनियर जज होगा, जो वरिष्ठ होगा, वही क्या करेगा, शपथ दिलवाएगा राष्ट्रपति का। अगर वो नहीं होगा तब वो मुख्य न्यायाधीश। और लास्ट है इसका आर्टिकल 61। इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग राष्ट्रपति पर महाभियोग या इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप जानते हैं कि इम्पीचमेंट का होता है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटा देने की प्रक्रिया को हम इम्पीचमेंट कहते हैं। मतलब ये महाभियोग है, इम्पीचमेंट। यदि कोई भारत का राष्ट्रपति यदि कोई भी गैर संवैधानिक काम करता है तो आप जानते हैं कि विधि के समक्ष समान तो नहीं है, न तो अरेस्ट हो सकता है और न ही क्या हो सकता है, उसका केस हो सकता है। लेकिन यदि कोई भी राष्ट्रपति कोई गैर संवैधानिक कार्य करता है तो राष्ट्रपति के लिए केवल एक पनिशमेंट होती है, जो क्या होती है, इम्पीचमेंट या महाभियोग। यही होता है इम्पीचमेंट। महाभियोग लगा करके उसको उसके पद से क्या किया जाता है, हटाया जाता है। तो जो इम्पोर्टेंट होगा हम उसका डिस्कशन करेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग मैंने समझा दिया। महाभियोग यानी इम्पीचमेंट वही होता है, अगर उसके पद से क्या किया गया, बर्खास्त कर दिया जाए, उसको उसके पद से क्या किया, हटा दिया जाए। कौन सा लोग लगाकर, महाभियोग लगाकर। मतलब वो लोग कई लोग इकट्ठा हो करके वोट डाल करके उसको क्या कर देते हैं, हटा देते तो राष्ट्रपति पर क्या होगा, महाभियोग लगाया जा सकता है। तो संसद के किसी भी सदस्य, हेलो सुनो, संसद के किसी भी सदस्य या तो लोकसभा
या राज्यसभा के द्वारा। कैसे लगाया जाएगा? राष्ट्रपति को सबसे पहले एक जो है कि 14 दिन के लिए एक पत्र भेजा जाएगा कि 14 दिन के अंदर ये राष्ट्रपति अगर इस्तीफा दिया तो ठीक, अगर नहीं दिया तो 14 दिन के बाद जो है महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगा, शुरू हो जाएगा। कैसे होता है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में से 2/3 सदस्य राष्ट्रपति के खिलाफ बहुमत पारित कर देते हैं, तो राष्ट्रपति को उसके पद से क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। इसी को हम कहते हैं इम्पीचमेंट या महाभियोग। आज तक भारत के राष्ट्रपति किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा, लेकिन परियोजन बना हुआ है। अगर राष्ट्रपति कोई गैर कार्य कर रहा है तो उसका महाभियोग लगाया जा सकता है। तो अगर मान लो महाभियोग लगा दिया गया तो राष्ट्रपति का पद क्या होगा, रिक्त हो जाएगा। तो जब रिक्त हो जाएगा तो उसी का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 62 आर्टिकल 62। लिखिए, राष्ट्रपति का रिक्त पद वहाँ 6 महीनों राष्ट्रपति का रिक्त पद वहाँ 6 महीनों के भीतर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए। नए राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ है तो वहां पर 6 महीने के भीतर क्या होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए। ये आर्टिकल 62 में, ठीक है। तो आज की कहानी हम यहीं पर रुकते हैं और अगली क्लास में हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो कल हम उपराष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।